आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम जब मैं अपने मामा की सगाई से घर लौट रहा था, तब मेरे नाना जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, आज तो काफ़ी काम है, तो तुम आज यहीं पर ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन दिनों मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही थी, जिस वजह से मुझे किसी भी हालत में अपने घर पर पहुंचना था। वैसे तो मेरा गांव यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी नाना जी ने मुझे जानबूझकर यहाँ रुकने का सुझाव दिया, मगर मैं रुकने को तैयार ही नहीं था। किसी भी हालत में मुझे अपने घर पहुँचना था। फिर किसी की बात ना मानकर मैं अपने मामा के घर से निकल पड़ा। उस वक्त मेरे नाना जी ने एक बार फिर हर्ट किया और मुझे रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था और मुझे अपने एग्ज़ाम की फिक्र हो रही थी कि कहीं मैं देरी से पहुंचा तो फेल ना हो जाऊं। ऊपर से आज पूरी रात मुझे पढ़ना भी था। फिर क्या था, मामा को बुलाया गया। एग्ज़ाम की बात सुनकर तो मामा जी ने मुझे तुरंत ही अपने घर से रिहा कर दिया। सबसे पहले वो मुझे गांव तक छोड़ने आए। दरअसल उनका घर खेतों में पड़ता है, जहां से मैं एक बस स्टैंड तक पहुंचा। और इस वक्त ठंड का मौसम था, तो ठंड और धुंध ने अपनी पकड़ जमा रखे थे। मेरे हाथ अपने आप ही कांप रहे थे। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और बस के आने का वक्त रात के 8:30 बजे का था, जो सीधे मुझे अपने घर के पास उतारती थी। बस का इंतज़ार करते हुए मैं बस डिपो की एक सीट पर बैठ गया और इतने में ही काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक बस डिपो के अंदर दाखिल हुई। मैं अपना सारा सामान उठाकर बस के पास पहुंचा तो पता चला कि ये वो बस नहीं है। अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैं वहां से वापस सीट पर बैठ गया। इस बार मैंने अपने दिमाग में एक बात घुसा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोच समझकर ही बस की तरफ जाऊंगा। अब तक तो काफ़ी देरी हो चुकी थी। रात के करीब 8:30 बजने को आए थे, लेकिन अभी भी बस का कोई नामो निशान नहीं था। मैं वहां के चौकीदार के पास पहुंचा और बोला, अरे भाई साहब, अभी तक बस नहीं आई, कितना टाइम और लगेगा? मेरी ये बात सुनकर वो चौकीदार बोल पड़ा, मगर आपको जाना कहाँ है, आपने ये नहीं बताया। तभी मैंने बताया कि मुझे काल नगर जाना है। मेरे मुंह से काल नगर का नाम सुनते ही चौकीदार एकदम से चौंक गया। तभी वो मेरी तरफ देखते ही बोला, क्या? लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक ही बस जाती है और उस बस का वक्त तो रात के 11:30 बजे का है। आप तो बहुत जल्दी आ गए, लेकिन उस बस में जाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई नॉर्मल गाँव का रास्ता नहीं है। मैं भी थोड़ा चौंकते बोला, नहीं, मैं काफ़ी बार यहाँ से वहाँ का सफ़र तय करता हूँ, लेकिन आज तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो चौकीदार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर चीज़ का एक संजोग होता है, और जिस दिन संजोग से तुम्हारी मुलाकात होगी, उस दिन तुम्हें अपने आप पर समझ आ जाएगा कि असल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वास्तविकता क्या होती है। मैंने अपना चेहरा घुमाया और वापस से बेंच पर आकर बैठ गया। बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम जो नहीं था। एक तरफ उस चौकीदार के प्रवचन सुनकर जहाँ मेरे कान पकने को आए थे, तो वहीं बस का अभी तक कोई भी ठिकाना नहीं था। इसी बीच मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि फ़ोन की बैटरी तो लो हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पर टाइम पास करने का ज़रिया भी समाप्त हो चुका था। तभी मैं अपने सर को खुजलाते हुए ठंड से बचने के लिए इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि ठंड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। खासकर ये बस डिपो थोड़ा सा अंडरग्राउंड में बना हुआ था, जिस कारण ठंड को ज़्यादा ही लग रही थी। और सामने की ओर कुछ लोग बैठे थे, शायद वहाँ पर कोई कचौड़ी या समोसे वाला था, जिसके अगल बगल में लोग ठंड से बचने के लिए खड़े थे। मेरी उम्र कम थी, लेकिन बावजूद इसके भी मैं उन बुजुर्गों के बीच आकर खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि उन सभी बुजुर्ग लोगों के बीच भूत प्रेत की बातें चल रही थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस बस डिपो के बाहर एक रेलवे ट्रैक पड़ता है, वहाँ पर एक भूतनी रहती है। तभी मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके अंधविश्वास में मग्न हो गया। फिर कुछ देर के बाद एक बूढ़े दादा ने कहा कि बचपन के समय में जब वो अपने खेत से लौट रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक चुड़ैल से हुई थी। उस चुड़ैल के पैर उल्टे थे और वो उनके साथ साथ चलने लगे, लेकिन उन्होंने भी अपने डर को उस औरत के सामने बयान नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जितना वो उस डायन से डरेंगे, उतना ही वो उनके समीप आकर उन्हें मारने की कोशिश करेगी। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 17 साल की थी, लेकिन शरीर में मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था।
मेरे मुंह से थोड़ी हंसी छूट गई और मैं हंसता हुआ थोड़ा पीछे हटा तो उन बुजुर्गों की नज़र मेरे ऊपर गई। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा ये हंसने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की एक सीख है जो तुम्हें कभी भी काम आ सकती है। इतने में इन सब की बातों ने कब रात के 11:30 बजा दिए, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस बीच लाल कलर की एक बस डिपो के अंदर पहुंच गई। बस तकरीबन 5 मिनट तक रुकी तो मैं जल्दी से भागता हुआ बस के पास पहुंचा। सबसे पहले मैं ड्राइविंग सीट के पास पहुंचा और बोला, साहब बस कालनगर जाएगी क्या? तो उसने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और तुरंत ही बैठने को कहा। मेरी सांस में सांस आई और जब मैं बस के अंदर पहुंचा तो मुझे पता चला कि 3 दिन पहले इस बस का शेड्यूल बदल दिया गया था। हालांकि आते वक्त मैं अपने चाचा के साथ आया था जो सुबह यहाँ से घर जा चुके थे। बस में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उस बस को खाली होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और तकरीबन 1 घंटे के अंदर बस पूरी तरीके से खामोशी में तब्दील हो गई। मेरे अलावा 2 जने ही उस बस के अंदर बचे थे। हमारी बदकिस्मती थी कि अब तक हम उस बस के अंदर बचे हुए थे। मेरे गांव से करीब 4 किलोमीटर आगे ही उस बस का अड्डा था। धीरे धीरे बस जंगली रास्तों को काटने लगी। तब उस बस के कंडक्टर ने हमें आवाज़ देते हुए कहा, सब लोग चुपचाप रहना वरना सोच भी नहीं पाओगे कि हमारे साथ क्या हुआ। मैंने कंडक्टर की बातों को बर्दाश्त नहीं किया और अपनी सीट से उठ गया और बोला, हम तो चुप नहीं रहेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो। वैसे भी मेरा स्वभाव थोड़ा क्रूर था, जिस कारण मैं उन बातों को सहन नहीं कर पाता था, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। मैं उस बस के कंडक्टर की बातों को सहन कर पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। मैंने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, तभी मेरे हाथ के ऊपर कुछ गिरने लगा। कुछ गीली गीली चीज़ मेरे अंगुलियों पर लग चुकी थी। वापस मैंने अपने हाथ को बस के अंदर घुसाया तो मैंने देखा कि बस के बाहर की तरफ मांस के छींटों की बारिश हो रही थी। मेरा पूरा हाथ खून से सन चुका था। उस बस का कंडक्टर मेरे पास आते हुए बोला, अभी तो तुमने बस कुछ पल देखे हैं, अगर गलती से भी इस बस से नीचे उतरने की कोशिश की तो मौत तुम्हें स्वयं अपने साथ ही हम लोग तक लेकर जाएगी। कंडक्टर की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था जिनके बारे में उस कंडक्टर ने बताया था। कंडक्टर ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खून की प्यासी हैं और इसका अर्थ कदापि यही होता है कि कुछ बुरी आत्मा या भूत जो इंसानों का खून पीते हैं। लेकिन आज तक मैंने ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था, तो मैं मानने के लिए कैसे तत्पर हो जाता। बस की रफ्तार में बिल्कुल भी गिरावट नहीं थी। अच्छी खासी स्पीड के साथ दौड़ती हुई बस करीब 10 मिनट तक जंगल के रास्ते को पार करती रही, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हुआ। ठंड के मारे मेरा शरीर अब सिकुड़ता जा रहा था। नॉर्मल होने के लिए मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे के पास पहुंच गया, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास गया तो मेरी नज़र भागते हुए एक आदमी पर गई, जो इस बार मैंने देखा कि उस आदमी की स्पीड बस से भी ज़्यादा तेज़ थी। जब उसने अपनी निगाहें मेरी तरफ घुमाई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों की जगह कठपुतलियाँ थी और उसका शरीर एक अलग ही तरह की बदबू मार रहा था जो बस के अंदर तक आ रही थी। उसने मुझे अपनी गर्दन से इशारा किया कि नीचे कूद जाओ, लेकिन उस वक्त मैं उसके शरीर को देखकर थर-थर काँप रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस अजीब सी स्मेल से ऐसा लग रहा था मानो उसका सड़ा हुआ मांस घिन मार रहा है। मैंने बस ड्राइवर की तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। उस ड्राइवर का गुस्सा तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर एक कंडक्टर मेरे पास पहुंचा और बोला, तूने बहुत गलत किया है, तुम्हारी वजह से आज कई ज़िंदगी खतरे में है। मैंने तुम्हें अपनी सीट से उठने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब इसका भुगतान तुम्हें ही करना होगा। कंडक्टर की ये बात मेरे दिल में दहशत पैदा करने में कायम हुई। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन बावजूद इसके धक्का मारकर उसने मुझे वहीं जंगल के रास्ते पर छोड़ दिया। सच में बड़ा ही घना और भयानक जंगल था। इससे पहले आज तक मैंने अपने गांव के आसपास में इस जंगल के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि इसके बारे में मैंने सुना तो बहुत था। पत्तों के इधर से उधर बिखरने की आवाज़ मेरे कानों में साफ पड़ रही थी। इसका मतलब तो यही था कि इस जगह जितना सन्नाटा था, शायद ही सन्नाटे की इतनी मोटी चादर कहीं और हो। जंगल के अंदर पसरे इस सन्नाटे को मैं अपने कदमों की सहायता से तोड़ने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ तो मानो उस जंगल में मात्र नाम की थी।
और इतने में मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ी सी दूर आगे जाने के बाद वो बस वहीं थम गई हो। मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा कि एक बस पलटी खा चुकी थी। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि बस पलटी खाने के बावजूद भी उसके अंदर से किसी की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। बस के ऊपर खामोशी के बादल मंडरा रहे थे और धीरे धीरे जब मैं बस के पास पहुंचा तो वहाँ खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिससे ये साबित हो रहा था कि इस बस के अंदर मौजूद लोग बेहद बेरहमी के साथ मारे गए हैं। सच में जिसका डर था वही हुआ। लोग बुरी तरह घायल होकर मर चुके थे और उनकी ये दशा मुझसे देखी नहीं गई। तो मैं तुरंत ही उसी वक्त और जंगली रास्ते को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। मरने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी चीखने और चिल्लाने के साथ मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मरे हुए इंसान के पास रुकना मेरे लिए असंभव था, क्योंकि इस जंगल में तो वैसे भी मेरा डर अपनी चरम सीमा पर था। तो मैं जल्द से जल्द अपने आप को एक नई जिंदगी प्रदान करता हुआ गांव के पास पहुंच गया। मेरी जान तो बच गई, लेकिन शायद मेरी वजह से बस के सारे लोग मृत्यु के घाट उतर गए जिन्होंने मुझे बस से उतार दिया था। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान किसी का बुरा चाहता है असल में बुरा उसी के साथ होता है, चाहे शुरुआत कैसी भी हो। जब इंसान की मनोदशा खराब होती है तो अंत में उसका बर्बाद होना पूरी तरह से तय होता है। ऐसा ही कुछ उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ भी हुआ। फिर दोस्तों, उस दिन के बाद आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी शाम की बस में सफ़र नहीं करता, क्योंकि उसका खौफ मेरे दिल में इस कदर बैठ चुका है कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।